नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कूलाम के नियम का, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको दो विशेष नियमों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक नियम है आपका गॉस का नियम, गॉसेस लॉ, और दूसरा महत्वपूर्ण नियम जिसका इंतजार शायद आप लोग कर रहे थे वो था ओम का नियम। तो आज की इस वीडियो में हम गॉस के नियम और ओम के नियम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, अपने नोट्स तैयार करने शुरू कर दीजिए। सबसे पहला जो नियम आज का हम पढ़ेंगे उस नियम का नाम है गॉस का नियम। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर एक महत्वपूर्ण नियम है, और शायद आपकी आईटीआई की किताबों में ये नियम ही नहीं दिया गया, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अब यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका आपकी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका वहम है, लेना देना आपकी थ्योरी से, ये इलेक्ट्रिकल संबंधित चीजें ही आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आधुनिक समय के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपकी पुरानी किताबों के अंदर वो टॉपिक ही नहीं है। जब तक वो टॉपिक ही आप नहीं पढ़ोगे तो उन प्रश्नों को कैसे हल कर लोगे। तो नई चीजें पढ़ने की जरूरत है आपको, और वैसे कोई चीज नई नहीं है, ये चीजें कोई 150-200 साल पुरानी है जिनका आप अध्ययन कर रहे हो। बाकी हाँ, जिस लेवल की स्टडी आपने आईटीआई के अंदर की थी, अब जो पेपर है उस स्टडी से, उस लेवल से काफी क्या आ रहे हैं ऊपर। तो हमें भी इस समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नियम गॉस का नियम। तो इस नियम को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात याद आ गई। कल की वीडियो में एक चीज लिखानी भूल गया था। कल हमने कूलाम के नियम का अध्ययन किया था, तो मैंने कूलाम के नियतांक का मान नहीं बताया था। तो क्या होता है कूलाम नियतांक की वैल्यू, वो थोड़ी नोट कर लेना। कूलाम नियतांक का प्रतीक के ई है, और इसकी वैल्यू यदि बात करेंगे तो 8.98 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक कूलाम स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। पेपर के अंदर ये प्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछा जा सकता है। ये उतारने के पश्चात अब हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो शुरू करते हैं गॉस का नियम। हेडिंग लगा लो भी सारे, ब्रैकेट में लिख लेना कि किन वैज्ञानिकों ने इस नियम को दिया था। तो सबसे पहले ये नियम दिया गया था 1773 के अंदर। 1773 के ओम का नियम तो बहुत बाद में आया था। 1773 के अंदर एक वैज्ञानिक था जोसेफ लुइस लंगराज। जोसेफ लुइस लंगराज ने 1773 में बताया था इस तरह के नियम के बारे में, और उसके बाद में जिसके नाम से ये नियम है उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने हमें बताया था सन 1813 के अंदर। तो 1813 के अंदर कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसी के नाम पर ये नियम है, इसने हमें बताया 1813 में, और इसी के नाम से ये नियम आज के समय में जाना जाता है। होता क्या है कि चीजों का निर्माण, नियमों का निर्माण काफी लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, समय लग जाता है उसको दुनिया के सामने रखने में। 1773 के अंदर जब लंगराज ने इस नियम को प्रतिपादित किया तो हो सकता था उस नियम में कुछ कमियां थी, जिसको सुधार के पूर्ण रूप प्रस्तुत किसने किया भी, गॉस ने किया, तो उसको नाम दे दिया। लेकिन वैज्ञानिकों की ईमानदारी है भी, ठीक है ना, हम बेईमान हो सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक में ये ईमानदारी है कि यदि आज से 100 साल पहले भी किसी एक आदमी ने किसी एक चीज के बारे में बताया, उस समय वो किताबों में पन्नों के नीचे दब के रहेगी, और 100 साल बाद सेम उसी चीज का यदि दोबारा आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, पता लगाएंगे पहले क्या किसी ने ये बात बताई थी क्या, और यदि पहले किसी ने बताई थी तो सम्मान उसको भी बराबर मिलेगा, चाहे वो दुनिया में हो और चाहे ना हो। आगे आने वाले टॉपिकों में ऐसे बहुत तरह के वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको सम्मान मिला उनकी खोज होने के कई सालों बाद, उन्होंने नियम दिए, उसके कई साल बाद उसकी महत्व का पता चला, आज भी उन्हें उन नियमों के नाम से याद किया जाता है। तो आगे आने वाले टॉपिकों में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो नियम की शुरुआत 1773 भी आ सकता है, 1813 भी आएगा। 1773 की बात आएगी तो लंगराज का नाम आएगा, और 1813 की बात आएगी तो गॉस का, और इसी के नाम से नियम है। अब क्या लिखना है नियम में, किससे संबंधित है ये नियम, तो वो सारी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हेडिंग लगा लीजिए गॉस का नियम और लिखना शुरू कीजिए। लिखे इसके अंदर, इसे गॉस के फ्लक्स का सिद्धांत भी कहते हैं। ये फ्लक्स से जुड़ा हुआ था, जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स होता है सेम उसी प्रकार वैद्युतिक फ्लक्स होता है, बस गॉस ने उसी वैद्युतिक फ्लक्स से संदर्भित होकर, उससे प्रेरित होकर ये नियम दिया था। तो इसे गॉस के फ्लक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युतिक पृष्ठ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युतिक पृष्ठ को सतह भी कहते हैं। सतह, सरफेस, ये बोर्ड की सरफेस, ये हाथ सरफेस, आपकी किताबें कॉपियां ऊपरी सतह है, उस सतह को
किसी बंद वैद्युतिक सतह, बंद सतह का मतलब है पूरी तरह क्लोज होनी चाहिए, कहीं से भी इस प्रकार से ओपन नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद। आकृति कुछ भी हो सकती है, बहुत तरह की आकृतियों में सतह पाई जा सकती है। तो सतह से संदर्भित, सतह से जुड़ा हुआ, क्योंकि फ्लक्स जो निकलेगा वो सतह में जाएगा, और कैसे ये उसके अंदर अधिग्रहित होता है, समावेशित होता है, कितना होता है, ये सब बताया था हमें गॉस के नियम ने। तो क्या कहता है गॉस का नियम, ध्यान से सुनिएगा। किसी बंद वैद्युतिक सतह या पृष्ठ, किसी बंद वैद्युतिक सतह में से गुजरने वाले कुल वैद्युतिक फ्लक्स का मान, किसी बंद वैद्युतिक सतह में से गुजरने वाले कुल वैद्युतिक फ्लक्स का मान पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के, पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहता है, बहुत ही सरल शब्दों में, अब समझेंगे तब और बताऊंगा। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी बंद वैद्युतिक पृष्ठ या सतह में से गुजरने वाले कुल वैद्युतिक फ्लक्स का मान सतह में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था किसका नियम भी, गॉस का नियम। अब ये नियम किस नियम से संदर्भित है, तो इसका प्रश्न भी दिया था। इस बात को पहले पूरा लिखेंगे फिर समझेंगे। लिखो, गॉस का नियम कूलाम के नियम का सहायक है, या कूलाम के नियम को समझने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है गॉस के नियम का। अब ये गॉस का नियम आया किस जगह से, तो एक और चीज है, किससे मैच करता है, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। आगे जब चुंबक पढ़ाऊंगा तो उसका जिक्र आएगा। मैक्सवेल शायद आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन आपने ग्लेन मैक्सवेल सुना है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन यहां पे जो मैक्सवेल है वो अलग मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल के चुंबक से संदर्भित, विद्युत चुंबकों से संदर्भित कुछ नियम, कुछ समीकरणें थी। उन समीकरणों की संख्या थी 4, और उन 4 समीकरणों में से एक समीकरण जो थी बिल्कुल गॉस के नियम से मिलती है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हो कि यह नियम जो है वो मैक्सवेल की 4 समीकरणों में से एक को प्रदर्शित करता है। वो क्या समीकरणें थी, उनकी चर्चा आगे हम चुंबक में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी समझते हैं किसके नियम को, गॉस के नियम को। तो क्या कहता है गॉस का नियम, तो बंद वैद्युतिक सतह है, सबसे पहले पृष्ठ लेना है, कोई सरफेस लेनी है। सतह धात्विक भी हो सकती है, अधात्विक भी हो सकती है, कुछ मर्जी हो। कोई ऐसी जगह है जिसपे चार्ज एकत्रित है, और जिस सतह पर चार्ज एकत्रित होगा वो कहता है उसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब वैद्युतिक फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ किसी सतह पर, वो कितना उत्पन्न होगा ये बताने के लिए उसने एक सरल सा नियम दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 2-3 तरह की सतह है, लेकिन शुरुआत में हम सतह जो लेंगे वो एक ही तरह की लेके इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। दोबारा से शुरू से देखते हैं क्या कहा था गॉस ने। गॉस ने कहा किसी बंद वैद्युतिक सतह है, तो हम एक सतह लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं, एक एरिया लेते हैं, ये रहा भी, ठीक है ना। और ये जो सतह है ये पूरी तरह से बंद है, और इसके अंदर बहुत सारे आवेश मौजूद है, काफी सारे आवेश, कई सारे इसके अंदर चार्ज उपस्थित है। मान लेते हैं एक ये रहा चार्ज, ये Q1 है, एक ये रहा चार्ज, ये Q2 है, एक ये रहा चार्ज, ये Q3 है, Q4, Q5, Q6 अलग अलग जगह पर पूरी सतह पर चार्ज भरे पड़े हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें समीकरण तैयार करनी है। तो ये सतह के ऊपर उपस्थित है आवेश। अब इस सतह के अंदर उत्पन्न होगा वैद्युतिक फ्लक्स, जिसको लिखा जाता है किससे, फाई से। जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, उसी प्रकार वैद्युतिक फ्लक्स को भी फाई से ही। क्या चीज होती है वैद्युतिक फ्लक्स ये भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। तो ये फाई जो है वैद्युतिक फ्लक्स जो इस सतह के अंदर उत्पन्न हुआ, ये कितना उत्पन्न होगा, इसके मान को निकालने के लिए एक समीकरण दी गई गॉस के द्वारा। और वो समीकरण क्या थी कि किसी बंद वैद्युतिक सतह के अंदर उत्पन्न कुल वैद्युतिक फ्लक्स का जो मान है वो सतह में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, ये आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करने का एक चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। आगे भी और जब किरचॉफ के नियम आएंगे सिग्मा फिर से आ जाएगा, सिग्मा Q। आवेशों के बीजगणितीय योग को किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा Q। तथा निर्वात की विद्युतशीलता, अब ये विद्युतशीलता या परमिटिविटी क्या चीज होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो निर्वात की विद्युतशीलता जिसका प्रतीक होता है एप्सिलॉन 0, क्या होता है, एक इस प्रकार से ई सा लिखा होगा, ग्रीक वर्णमाला के कुछ अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं प्रतीकात्मक रूप से। तो इस नियम को पूरा करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा सिग्मा Q बटा में एप्सिलॉन 0 के। यानी कि क्या कहता है गॉस, किसी बंद वैद्युतिक पृष्ठ में उत्पन्न कुल वैद्युतिक फ्लक्स का मान
पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के, आवेश Q से प्रदर्शित किया आवेशों के बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था किसका नियम भी, गॉस का नियम। अब ये गॉस के नियम में और अपने क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा ई कैसे लिख सकते हैं, तो यहां कर सकते हैं कि जो फाई है वो बराबर होगा, अब सिग्मा बीजगणितीय योग बीजगणित के हिसाब से किया गया, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये बीजगणित हो गया। तो Q1 पहला आवेश प्लस में Q2 दूसरा आवेश प्लस में Q3 तीसरा आवेश बटे में एप्सिलॉन 0। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये था किसका नियम भी, गॉस का नियम। तो यहां पर क्या चीज है Q, क्या है एप्सिलॉन 0, तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहां पर Q जो है, यहां पर जो Q है, चाहे वो 1 है, चाहे वो Q2 है, चाहे वो Q3 है, ये तो है आपके आवेश, चार्ज किस में नापे जाएंगे, आप सभी को मात्रक पता है, कूलाम में। और अब रह गया कौन भी, एप्सिलॉन 0। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या चीज है ये, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है ना। अब ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये एक तरह से नियतांक है भी, ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि निर्वात वैक्यूम हर स्थान पर एक जैसा ही व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर एक्सपेरिमेंटल रूप से वातावरण के प्रभावों से, अन्य प्रभावों से हम पृथक रह सकें, इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल रूप से जो डेफिनेशंस दी गई है उनमें वैक्यूम शब्द निर्वात का प्रयोग बहुत बारी किया गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, उस वैल्यू के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। ये वैल्यू होती है निर्वात की विद्युतशीलता की, ये आपको याद रखने पड़ेगी। आगे होने वाले टेस्टों के अंदर ये वैल्यू प्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछी जा सकती है। निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, फैरड प्रति मीटर, ये भी आपको याद रखना पड़ सकता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं फैरड प्रति मीटर। कुछ याद आया होगा, फैरड, फैराडे, फैरड किसकी इकाई, कैपेसिटेंस। आगे जब ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे फिर से लेके आएंगे इस विद्युतशीलता को, वहां और भी ज्यादा काम में आएगा। क्योंकि कैपेसिटर बनाने हैं, कैपेसिटर बनाने के लिए हमें सतह चाहिए, चालकों के बीच में अचालक सतह, दो चालक बीच में अचालक, सरफेस, सतह, चार्ज, सब याद आया होगा। धीरे धीरे यदि कभी कॉलेज के आगे पीछे दाएं बाएं से गुजरे होगे तब नहीं आएगा, अंदर गए होगे तब याद आता है, ध्यान रखना। अब गॉस के नियम से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, एक दो चीजें हैं जिससे गॉस के नियम को आप और अच्छी तरह समझ सकते हो। तो वो क्या बातें हैं, तो नंबर 1 उसके अंदर आप लिख लीजिएगा अभी पहला, कि यह नियम किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू होता है। कोई भी बंद पृष्ठ हो उस पर यह नियम लागू होता है। यह नियम पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकृति चाहे कोई भी हो, पृष्ठ चाहे किसी भी आकृति का हो, आपका वैद्युतिक पृष्ठ चाहे वृत्ताकार आकृति का क्यों ना हो, आपका वैद्युतिक पृष्ठ चाहे आयताकार आकृति का क्यों ना हो, चाहे अनकॉन्स्टेंट डायमेंशनल या एक विपरीत ऐसी आकृति इसका कोई आकार नहीं है उसके जैसा ही क्यों ना हो, एक त्रिभुजाकार आकृति का ही क्यों ना हो, तो पृष्ठ होना चाहिए। उसकी आकृति डिपेंड नहीं करेगी कि फ्लक्स कितना बनेगा, डिपेंड कौन करेगा, वो सिग्मा क्यू करेगा, एप्सिलॉन ई करेगा। यानी कि यह नियम है पृष्ठ के लिए लागू है, वो भी बंद पृष्ठ के लिए। ऐसा नहीं है, मैंने पहले बताया पृष्ठ कहीं से खुला है और उधर भी चार्ज है वो कहीं चला गया, जाना नहीं चाहिए, चार्ज आपके पृष्ठ के अंदर ही रहना चाहिए। तो यह नियम किसी भी आकृति की बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो आकृति का मान बदल जाने से पृष्ठ में उत्पन्न फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी आप इसके अंदर कह सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित वैद्युतिक आवेश जो है, जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो वैद्युतिक आवेश जो है वो पृष्ठ की स्थिति से प्रभावित नहीं होता। यानी कि आवेश को यदि पृष्ठ में किसी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख देंगे तो वो उससे फ्लक्स प्रभावित नहीं होगा भी। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। चलो मैं और उदाहरण देता हूं। मान लेते हो आप बिना बुलाए किसी पार्टी में गए हो, ठीक है ना, शादियों के सीजन में जाते हो,
इधर उधर ही रहते हो आप सभी लोग, कमरे ले लेके, कोई आस पड़ोस में शादी हुई तो थे बिना बुलाए बैठे उड़ जाओ, बुलावा था ना कोई है कौन, ढोल थारो भी यही कोनी, करड़ी थारी ITI है, तो वहां जाके आप लोग अपना ढोल दिखाओगे और जाके सबसे पहले टूटोगे मिठाई के ऊपर, क्योंकि सबसे महंगी चीज वही है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक प्लेट ली, एक क्या ली, प्लेट ली, उस प्लेट को मानते हैं सतह है, क्या मानते हैं, सतह है। हमने बिना बुलाए गए, मैं नहीं भैया, आप लोग बिना बुलाए गए एक शादी के अंदर, वहां आपने गोल सी प्लेट पड़ी थी वो ली, और इस गोल प्लेट के अंदर आपने एक गुलाब जामुन रख दिया, क्या रख दिया, गुलाब जामुन रख दिया। ये गुलाब जामुन है, खाइड है क्या कदी, ठीक है ना, फ्री वाला, तो ये है गुलाब जामुन, हमने एक रख दिया। अब आपका एक दोस्त था, उसको गोल प्लेट नहीं मिली, उसको चौरस प्लेट मिली, उसने भी अपनी एक चौरस प्लेट में क्या रख दिया, गुलाब जामुन रख दिया। उसके बाद एक और मित्र था आपका, सारा गेड़ा थोड़ा लोगा तो खान को दे, आप एक इटन गेड़ा बड़ा है, तो वहां पर एक और मित्र को आपके त्रिभुजाकार प्लेट मिली, उस त्रिभुजाकार प्लेट में भी उसने एक गुलाब जामुन ले लिया। हर एक को भी ने बापड़ा ने मुचड़ी सी प्लेट मिली, कोई प्लेट में खा के फेंक गयो, चकली का आन दे देखे कौन देखे, तो उसने भी अपनी प्लेट में एक गुलाब जामुन रख लिया। अब तीनों प्लेटों में रखे गए गुलाब जामुन, अब नियम के अनुसार गुलाब जामुन नहीं है, ये सब आवेश है, ये सब क्या है, आवेश है। तो किसी भी प्लेट में, किसी भी सरफेस में, किसी भी सतह में यदि देखोगे, सब सतह की आकृति क्या है, अलग अलग है। इसकी प्लेट में रखा हुआ गुलाब जामुन मीठा होगा, इस प्लेट में रखा गया गुलाब जामुन कड़वा होगा, ये गुलाब जामुन नमकीन होगा, और ये गुलाब जामुन फीका होगा। ऐसे होगा क्या, नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी कि सरफेस, सतह की स्थिति नहीं बदल, सतह की स्थिति यदि बदल जाए, सतह की आकृति यदि बदल जाए, तो कहते हैं आवेश तो विद्यमान है, एप्सिलॉन 0 भी विद्यमान है, तो स्थिति में फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे उसको गोल में रखो, चाहे चौरस में रखो, चाहे बिना डिजाइन वाली में रखो, चाहे त्रिभुजाकार में रखो, गॉस के नियम के अनुसार सतह की आकृति बदल जाने से पृष्ठ के वैद्युतिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेम गुलाब जामुन की मिठास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब उसको अलग अलग आकृतियों की प्लेट में रखते हैं, उसी प्रकार फ्लक्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरी बात क्या कहती है, उसको भी देखो कि बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युतिक फ्लक्स आवेश की पृष्ठ में स्थिति से अप्रभावित रहता है। बंद पृष्ठ के अंदर उत्पन्न वैद्युतिक फ्लक्स का जो मान है, वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश हैं उनकी स्थिति से क्या रहता है, अप्रभावित। अब ये कैसे अप्रभावित रहता है, तो उसको भी बहुत ही आसानी से, अभी पार्टी में ही है पड़े वही गुलाब जामुन देखेंगे, लेकिन इस बार एक ही सतह लेनी है, क्योंकि सतह की आकृतियों वाली बात मैं आपको बता चुका हूं। तो अब इसको देखते हैं भी एक बारी, पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दोबारा से शुरू से समझेंगे तब ज्यादा ठीक लगेगा। तो एक सतह ली, एक प्लेट ली, उसमें हमने क्या रख दिया, गुलाब जामुन रख दिया। इस प्लेट के अंदर गुलाब जामुन बीच में पड़ा है। एक मित्र ने सेम एक प्लेट और ली, सेम आपके जैसी प्लेट ली, लेकिन उसका जो गुलाब जामुन था वो यहां कोने में पड़ा था। फिर आपका एक और एकला क्या में जाओ, कुटीजता बड़ा है, सुना थोड़ी लगेगा, 4-5 कुटीज जो तो बढ़िया लगा है, ठीक है ना। तो अब एक और मित्र था, आपका मित्र था, पता नहीं क्या था, उसने भी एक प्लेट ली और उसने अपने प्लेट में गुलाब जामुन कहाँ रखा, यहां रखा। अब गुलाब जामुन नहीं है, क्या है वो, आवेश है। ये Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, और उत्पन्न हो रहा है क्या, मिठास। मिठास यानी कि फ्लक्स, हर में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो क्या बात थी दूसरी गॉस के नियम की, बात ये थी कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उत्पन्न फ्लक्स का जो मान है वो आवेश की स्थिति से अप्रभावित रहता है। गुलाब जामुन प्लेट के बीच में पड़ा है तो भी मीठा ही रहेगा, कोने पे सेंटर में ऊपर आ गया तो भी मीठा ही रहेगा, इधर कोने में आ गया तो भी मीठा ही रहेगा। यानी कि फ्लक्स हर जगह विद्यमान रहेगा, उसकी ना तो वैल्यू बदलेगी, चाहे इस आवेश को, इस गुलाब जामुन को उठा के चाहे आप यहां ले आओ, चाहे यहां ले आओ, चाहे यहां ले आओ, इसकी स्थिति बदल देने से फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फ्लक्स सदैव स्थिर रहता है। तो ये दो बातें थी। अब बात करते हैं तीसरी बात भी। तीसरी बात थे गणी करो, अब तीसरी बात करनी पड़ेगी, क्या इलाज है। तो देखो भी नंबर 3 लिखो, किसी भी बाहरी आवेश द्वारा, किसी भी बाहरी आवेश, बाहरी आवेश मतलब जो इस सतह के अंदर उपस्थित नहीं है, सतह से बाहर पड़ा है, किसी भी बाहरी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक फ्लक्स का जो मान है
किसी भी बाहरी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। कोई भी बाहरी जो आवेश पड़ा है वो एक निश्चित पृष्ठ के फ्लक्स को कभी भी प्रभावित नहीं करता। कोई बाहरी आवेश है वो बाहर फ्लक्स बना रहा है लेकिन वो प्लेट के फ्लक्स को प्रभावित नहीं करेगा, सतह के फ्लक्स को प्रभावित नहीं करेगा। इसको भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फिर आ जाओ पार्टी में। अब की बारी फिर से हमने एक क्या ले ली, सतह ले ली। इस सतह, इस प्लेट के अंदर क्या पड़ा था, एक गुलाब जामुन मीठा मीठा एक ही रखा था, एक ही मिला था ना, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि एक और सतह यहां पे है अभी, ये रही। आप खड़े हो, आपके साथ में कोई और खड़ी है, तो आपके हाथ में भी एक प्लेट है और आप उसके हाथ में भी एक प्लेट है। अब दोनों की प्लेट में, आपके अंदर तो गुलाब जामुन था, आपकी प्लेट में तो क्या था, गुलाब जामुन था, और उसकी प्लेट के अंदर क्या था, भी गोलगप्पे थे। गोलगप्पे में आलू सा भर दिया है, वो पानी भी भर दिया भाई, सुको तो क्या खाई जाए, तो उसके प्लेट में गोलगप्पे थे। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये अब गुलाब जामुन नहीं है, ये क्या है, ये आवेश है। ये भी गोलगप्पा नहीं है, ये क्या है, ये भी आवेश है। अब ध्यान से देखना भी, ये मीठा है, ये क्या है भी, मीठा है, ये खट्टा मीठा है, ठीक है ना, ये खट्टा मीठा है और ये मीठा है। अब एक बात है, आप अपना गुलाब जामुन खा रहे हो अपनी प्लेट में, अपनी सतह में लेके, ठीक है ना, आहा मीठा मीठा स्वाद आ रहा है। वाह, गोलगप्पो खाया था ना, नमकीन खट्टा स्वाद आना आ रहा है क्या, गुलाब जामुन से खाने से आपको खट्टा स्वाद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बाहरी आवेश के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, ये खट्टा नहीं है, ये फ्लक्स है, ठीक है ना। ये आपका पृष्ठ का आवेश, ये मीठा नहीं है, ये फ्लक्स है। तो किसी बाहरी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक फ्लक्स किसी एक निश्चित सतह के फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। बा गोलगप्पो खावे, खान दो बिना बिना खाटो खाटो लागेगो ना, तो उसका गोलगप्पा आपके गुलाब जामुन खाने से मीठा हो जाएगा और ना ही आपका गुलाब जामुन उसके गोलगप्पे खाने से खट्टा मीठा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अभी भी नहीं आई तो भाई यूं बढ़िया तरीको तो मेरे को है को नहीं कड़ी और लादा तो बड़े जास को थे। तो यहां खत्म होती है बात किसके नियम की भी, गॉस के नियम की। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे इसी तरह की और नॉलेज आपको मैं प्रदान करता रहूं। अब यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। हम एक नाम बारी बारी ले रहे थे भी, फाई ये है क्या चीज, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युतिक फ्लक्स के वैद्युतिक फ्लक्स क्या होता है भी, ये नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं लगेगा हम गॉस के नियम को कैसे अध्ययन कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युतिक फ्लक्स। जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स होता है उसी प्रकार वैद्युतिक फ्लक्स होता है। वो चुंबक वाला आगे आएगा, विद्युत वाला आज मैं करवा दूंगा। तो क्या है वैद्युतिक फ्लक्स, डेफिनेशन लिख लो भी इसकी, कि किसी वैद्युतिक क्षेत्र में अवस्थित किसी पृष्ठ या सतह, किसी वैद्युतिक क्षेत्र में अवस्थित किसी पृष्ठ या सतह की लंबवत दिशा में से गुजरने वाले या लंबवत तल में से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, लंबवत तल में से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युतिक फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक होता है फाई। वैद्युतिक फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है भी, जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का फाई था, इसका फ्लक्स भी, इसका प्रतीक भी फाई होता है। इसका एस आई मात्रक, जो इसका मात्रक है कौन सा भी, एस आई सब स्पेक्टर नहीं है, देखना सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है भी, वोल्ट मीटर। और वैसे यदि इसका मात्रक पूछ ले भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, वैद्युतिक फ्लक्स का जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये प्रति कूलाम को, इसको वोल्ट मीटर को यदि प्रतीकात्मक से लिखना हो तो Vm लिख सकते हैं भी इस प्रकार से, और इसको लिखना हो तो Nm स्क्वायर ऑब्लिक Q, या कई जगह C भी लिखा होता है। तो ये होता है आपका वैद्युतिक फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो वैद्युतिक बल रेखाओं की कुल संख्या वैद्युतिक फ्लक्स कहलाती है। अब ये तो था वैद्युतिक फ्लक्स। अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार एक सतह के अंदर उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो सतह की डायरेक्शन पोजीशन से कैसे फ्लक्स का मान भी बदलता है, तो उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम है भी, और डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना और आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में फ्लक्स जो है वो किस प्रकार से एक सतह के ऊपर प्रदर्शित हम कर सकते हैं। तो एक चित्र है जो ढूंढ के लाया हूं मैं कहीं से,
आपको भी मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे आपके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आप लोग माथापच्ची करते नहीं हो क्योंकि आपको एक डर होता है। आपकी एक विशेष लैंग्वेज है, हमारी तृतीय भाषा जिसे हम कहते हैं, संस्कृत नहीं अंग्रेजी है आपकी वो, ठीक है ना। उस इंग्लिश से आपके मन में डर है, और जितना भी अपना भौतिक विज्ञान का है, विज्ञान का जो ज्ञान यदि आपने ढंग से लेना है तो हिंदी में नहीं मिलेगा। मैं भी दे रहा हूं, ठीक है, पढ़ के जुगाड़ करके दे रहा हूं आपको, और महत्वपूर्ण जो नियम कायदे कानून यदि अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए हैं तो वो एक विशेष लैंग्वेज अंग्रेजी के अंदर किए गए हैं। आप उसको यदि गूगल पे सर्च करोगे थे ढूंढोगा के लाद के जैसे फिर थारा ढूंढने वाला है और मिल गया जो उसके साथ ही हो जाओगे, और जो मूल मुद्दा था वो आप भूल जाओगे। तो ये डायग्राम ध्यान से देखो भी। अब ध्यान से देखो, ये जो नीले रंग का इसके अंदर नजर आ रहा है, ये जो नीले रंग का इसके अंदर नजर आ रहा है, ये आपकी सतह है। क्या है? आपकी एक सतह है। इस सतह के अंदर कुछ बल रेखाएं गुजर रही है। जो लाइनें नजर आ रही है ये है विद्युत बल रेखाएं। ये क्या चीज है? विद्युत बल रेखाएं हैं, ये खूब सारी है, गुजर रही है एक सतह के अंदर से। सतह जो है वो कई अवस्थाओं में है। एक बार में सतह तो बिल्कुल हाथ देखना मेरा इस प्रकार से रखी गई है, दूसरी पोजीशन के अंदर सतह को थोड़ा सा क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया, और तीसरी सतह, तीसरे डायग्राम के अंदर सतह को बिल्कुल इस प्रकार से कर दिया। हर प्रकार से जब सतह की पोजीशन चेंज होती है तो किस प्रकार से फ्लक्स चेंज होता है, कैसे हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये बताने के लिए डायग्राम काम में आता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें एक सेंटर पॉइंट मानना पड़ेगा भी। हमें क्या मानना पड़ेगा? एक केंद्रीय बिंदु मानना पड़ेगा। हमने माना ये केंद्रीय, ये सेंटर पॉइंट ब्लू कलर का जो मैंने बनाया, अगर ब्लू नजर नहीं आ रहा तो इसको पिंक कर लेते हैं। ये हमने एक सेंटर पॉइंट बना दिया, और यहां से एक तीर का निशान आपका निकल के सामने आया, ये रहा भी वो, ठीक है ना। ये बता रहा है क्षेत्र का एक पृष्ठ, जो पृष्ठ है उसका एक तल बता रहा है भी, कि तल की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, जो सरफेस है वो इस प्रकार से काम कर रही है, और बल रेखाएं जो है वो बिल्कुल इसके एकदम साथ साथ बीच में से निकल रही है। हाथ इस प्रकार से रखा है तो ये बल रेखाएं आई यहां से, और बिल्कुल क्या निकल रही है? बीच में से। तल और जो बल रेखाएं हैं उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है इस समय, वो एंगल बताएगा फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद में जैसे ही हमने इस पृष्ठ को थोड़ा सा क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया, तो ध्यान से देखो, यहां से पृष्ठ के अंदर से बल रेखाएं जो गुजर रही है वो भी थोड़ी सी क्या होगी? टेढ़ी होगी है। तो पृष्ठ को जैसे टेढ़ा करेंगे तो ये जो एंगल है ये पृष्ठ के घुमाव के साथ साथ क्या होगा? भी चेंज होगा। तो जैसे हमने पृष्ठ को टेढ़ा किया तो ये एंगल भी क्या होगा? चेंज। पहले ये एंगल बिल्कुल सीधा था, अब पृष्ठ को टेढ़ा करते ही एंगल भी ब्लू कलर वाला क्या हो गया? चेंज। बल रेखाएं अभी भी सीधी जा रही है इसके अंदर से, लेकिन इस बार इनके बीच में क्या बना? भी कोण, एंगल बना। ये एंगल क्या बना? ये बना थीटा। यहां पे कोई एंगल नहीं बना था, बना भी होगा तो उसकी वैल्यू देखेंगे बाद में, समझाऊंगा बाद में, पहले देख लो इस चीज को। अब पृष्ठ को हमने यूं कर दिया, जैसे ही पृष्ठ को सीधा किया तो ये जो चीज थी पिंक कलर वाली, अब ये बिल्कुल क्या होगी? भी सीधी इस प्रकार से होगी है, जैसे जैसे पृष्ठ घूमेगा। अब एक बात है, ये मैंने इसके अंदर से मान लेते हैं बल रेखाएं गुजार दी। अब यहां पर नेक्स्ट पोजीशन में इसको हमने टेढ़ा कर दिया तो ये भी क्या हो गया? टेढ़ा। अब नेक्स्ट के अंदर हमने इसको यूं कर दिया तो ये भी क्या हो गया? टेढ़ा। ये बल रेखाएं नहीं है, पृष्ठ का एंगल है, ये वो एंगल है जहां से बल रेखाएं गुजरनी चाहिए थी। अगर वहां से गुजरेंगी तो फ्लक्स मिलेगा, और नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार से जब पृष्ठ हो गया तो डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3, तीनों ही कंडीशनों में एक जैसा फ्लक्स जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एंगल बदल गया, कोण बदल गया। तो अब ये फ्लक्स जो है वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हम थोड़ा देखेंगे। इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसी डायग्राम से निकल के आएगा। अब देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो फ्लक्स जिसका प्रतीक होता है फाई, क्या प्रतीक होता है? फाई। ये बराबर होता है E इंटू एस के। फाई जो है वो बराबर होता है E इंटू एस के। तो आपका जो वैद्युतिक फ्लक्स है वो फाई बराबर होगा E इंटू एस के। E है वैद्युतिक क्षेत्र, एस है पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हर बार जब क्षेत्र की पोजीशन चेंज की जाती है तो एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। ये जो कोण थीटा बनता है, यहाँ पे वो कोण होता है आपका कोस थीटा। तो फाई जो है वो बराबर होता है E इंटू एस इंटू कोस थीटा के। अब क्या चीज है? तो यहां पर E आपने लिखना है, E बराबर है वैद्युतिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में बात करेंगे S की, तो S है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बात करें कोस थीटा की या थीटा कोण की, तो ये कोस थीटा बराबर है वैद्युतिक क्षेत्र व पृष्ठ के
मध्य का कोण, वैद्युतिक क्षेत्र व पृष्ठ के मध्य का कोण है आपका कोस थीटा। अब यहां से प्रश्न बनते हैं आपके, प्रश्न क्या बनते हैं कि वैद्युतिक पृष्ठ जो है, ठीक है ना, उसके अंदर कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये कब आएगा भी। तो यहां पे आपको अलग अलग एंगल देखने पड़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 के अंदर ये तो था पृष्ठ, ये पृष्ठ की लाइन थी और यहां से ये जो जा रही है ये आपकी फ्लक्स की लाइनें हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। अब जब ये एकदम बिल्कुल सेंटर में से एकदम लंबवत गुजरेंगी, बिल्कुल क्या गुजरेंगी, उसके लंबवत गुजरेंगी, अर्थात जब cos की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा एंगल बराबर कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री, तब आपको मिलने वाले फ्लक्स का मान सबसे क्या होगा, ज्यादा मान लेते हैं E भी 1 है, S भी 1 है और cos 0 डिग्री है। cos कितने डिग्री है, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 1, तो उस समय मिलने वाले फ्लक्स का मान भी सर्वाधिक होगा, यानी कि 1 होगा। अब यदि थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो एंगल चेंज हो गया, अब cos 30 भी हो सकता है, 40, 45, 50 कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू भी cos एंगल के अनुसार बदल जाएगी। अब यहां पे एक देखने वाली अंतिम बात है कि पृष्ठ यदि ये रहा बिल्कुल 90 डिग्री, पृष्ठ और बल रेखाओं के मध्य है, वैद्युत बल रेखाओं के मध्य यदि कोण बन जाए कितने डिग्री भी, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये cos की वैल्यू कितनी हो जाए भी, 90 डिग्री हो जाएगी। उस कंडीशन के अंदर फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, तो कहते हैं उस समय कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। सीधे शब्दों में एक टारगेट आपको दिया गया है, वो यूं लगा हुआ है, आपके पास एक तीर है, कमान से आपने तीर छोड़ा, वो जाके यूं लगेगा, ये आपका पृष्ठ था, ये बल रेखाएं थी, ये इसके अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके तल में से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, बिल्कुल आर पार निकल जाएगा, ठीक है, इसको फाड़ के निकल जाएगा इस प्रकार से। अब यदि इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें अपने, तो तीर आएगा, वो टकराएगा तो सही, लेकिन हो सकता है वो उसको टकरा के थोड़ा ऊपर से निकल जाए, लेकिन जब आर पार निकलने का एंगल चेंज हो गया तो अब इसके फ्लक्स के मान में, जो चोट गंभीरता उसके मान में कमी आ जाएगी। अब यदि इस पृष्ठ को सीधा कर दे तो आपके द्वारा लगाया गया तीर बिल्कुल क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। वो सीधा निकल गया, इसका मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा था पृष्ठ का, पहले ये देखो इसके साथ साथ चेंज हो रहा था यूं, अब जो एंगल बन रहा था वो आपका तल का क्षेत्रफल तो यूं जा रहा था, और जो आपका बल थी, वैद्युतिक बल रेखाएं थी, वो इस प्रकार से जा रही थी। अब इस समय इन दोनों के बीच जो एंगल बन गया कितने डिग्री का भी, 90 डिग्री का, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भी, 0। इस कंडीशन के अंदर फाई 0 होगा। यहां पे फाई का मान क्या होगा, चलो देखते हैं। इस कंडीशन में फाई बराबर मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। इस कंडीशन के अंदर जो फाई है आपकी, ये बराबर होगी एंगल पर डिपेंडेबल, किस पर, थीटा पर, cos थीटा पर, और इस कंडीशन के अंदर आपका जो फाई बराबर होगा वो क्या होगा, 0। तो ये 3 कंडीशन मुख्य रूप से याद रखना कि जब बिल्कुल एकदम लंबवत तल में से गुजरेगा तब कितना होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जब कुछ एंगल बना के निकलेगा तो वो cos एंगल पर निर्भर करेगा, और जब 90 डिग्री के एंगल से फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल में से गुजरेगा तो उसकी वैल्यू फ्लक्स की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये होता है वैद्युतिक फ्लक्स। तो यहां तक हमारा टॉपिक जो था वो चल रहा था, वो जुड़ा हुआ था गॉस के नियम से। और अब आगे चर्चा करेंगे हम उस महत्वपूर्ण नियम की जो बहुत ही आसान भी है, कुछ डाउट भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और आगे आने वाले टॉपिक जितने भी आएंगे सारे के सारे उसी एक नियम पर ही आधारित हैं लगभग। भाई मेरे दृष्टिकोण से यदि आप लोग देखोगे तो आपको सारी चीजें उसी नियम से मिलेंगी, और वो आपका महत्वपूर्ण नियम है ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसे आप कहते हो। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ओम का नियम, ठीक है ना। बहुत ही आसान नियम है, शायद याद भी होगा आप लोगों को। 3-4 लाइनें हैं और उसका रट्टा आपने लगा ही रखा होगा। अब उस रट्टे को समझना है क्या चीज है। ये ओम का नियम देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब आगे की सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो वो डिपेंडेबल इसी नियम पे है, तब थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो क्या है ओम का नियम, हेडिंग लगा लो, लिख लो, आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूं क्या कहता है ओम का नियम। तो लिखो, वैज्ञानिक था एक जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम नहीं है, ये ओम है के पैरों में मैं लगा हुआ है ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में, कौन से सन में, 1827 में विभवांतर, कौन,
विभांतर पहले पढ़ा चुका हूं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट तथा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के संदर्भ में एक नियम दिया। ओम ने विभांतर जिसका प्रतीक होता है V, धारा जिसका प्रतीक होता है I और प्रतिरोध जिसका प्रतीक होता है R, इन तीनों के बीच एक संबंध बताया, इन तीनों से संदर्भित करके एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब ये क्या नियम है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में, किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में, पहली तो बात है परिपथ की अवस्थाएं मैंने पहले पढ़ाई, कारण क्या था, आगे परिपथ ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो परिपथ की अवस्था कौन सी, बंद खुले पर लागू नहीं होगा, शॉर्ट पर लागू नहीं होगा, लीकेज पर लागू नहीं होगा, बहुत सारी बातें ओम ने लिखी। वैज्ञानिक बहुत ही होशियार है, अपने नियमों को पालन करवाने के लिए उन्होंने शर्तें पहले लिख दी है। तो किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में, अब बंद वैद्युतिक परिपथ तो हो गया, लेकिन परिपथ में धारा कौन सी जा रही है, हमने दो धाराओं का अध्ययन पहले ही कर लिया, एक धारा थी AC, एक धारा थी DC। तो बात हो रही है सन 1827 के, 1827 तक, सन 1827 तक AC शब्द प्रचलन में नहीं था। 1827 तक AC धारा के बारे में नॉलेज नहीं थी। AC धारा की जो शुरुआत हुई थी वो इसके बाद हुई थी, 1830 के बाद, 1831 के बाद में AC धारा से दुनिया परिचित हुई थी, थोड़ी थोड़ी वो भी। तो नियम जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के बने हैं वो कौन सी धारा से जुड़े हैं भी, सारे के सारे, वो सारे नियम DC से जुड़े हैं भी, डायरेक्ट करंट से जुड़े हुए हैं। तो क्या कहा था ओम ने, ध्यान से फिर से सुनिएगा, किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में, अब एक नया नाम DC जुड़ गया, जोड़ना जरूरी क्योंकि DC संदर्भित है, आगे AC में भी देखेंगे। किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, जबकि शर्त क्या है, जबकि तापमान व अन्य भौतिक परिस्थितियां क्या रहे, नियत रहे। तापमान, प्रतिरोध का मान और भी भौतिक परिस्थितियां धीरे धीरे बताऊंगा, वो सब क्या रहे, स्थिर रहे, नियत रहे, तब ये नियम लागू होगा। आपकी किताबों में क्या लिखा है कि नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियों में, ठीक है, ये बात उन्होंने पहले बता दी, मैंने लास्ट में बता दी, लेकिन बता दी, बतानी जरूरी है। आगे बताओ, पीछे बताओ, पहले बताओ, लास्ट में बताओ, मतलब नहीं है, याद सब होना चाहिए। क्या कहता है ओम का नियम, तो इसको समझने के लिए बहुत ही सरल सा एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे भी। तो ये हमने एक प्रतिरोध ले लिया, R मान लेते हैं इसको, और यहां हमने एक सप्लाई दे दी भी, एक बैटरी मान लेते हैं इस प्रकार से, और बस इतना ही बहुत है, बाकी चर्चा करते रहेंगे। तो एक बंद वैद्युतिक DC परिपथ, परिपथ होना चाहिए बंद है, बिल्कुल बंद, सुरक्षित नियंत्रित नहीं कहा था हमने, तो बंद वैद्युतिक DC परिपथ है आपके पास, और इस बंद वैद्युतिक DC परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध के सिरे हैं, ये रहे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब विभवांतर नापने के लिए एक मीटर प्रयोग में लाते हैं, वो मीटर होता है वोल्ट मीटर, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये क्रम भी आगे पढ़ाऊंगा। तो किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो इस प्रतिरोध में से बहने वाली, इस प्रतिरोध के अंदर से क्या बह रही है भी, धारा के समानुपाती होता है। धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने कहा था V समानुपाती I, समझ में आई कि नहीं आई, आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इस प्रतिरोध में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ये है ओम का नियम। क्या बता सकते हो इस डायग्राम में गलती क्या है? इस डायग्राम में गलती यह है कि डायग्राम ओम के नियम के डायग्राम से संबंधित है ही नहीं। जिस दिन गलतियां पकड़नी शुरू कर दोगे उस दिन ध्यान रखना थ्योरी की नॉलेज हो जाएगी। इसमें ये वोल्टमीटर विभवांतर नाप ही नहीं रहा, इस वोल्टमीटर को चाहे यहां लगा दो और चाहे यहां लगा दो, ये इस बैटरी की वोल्टेज नापेगा, ना कि विभवांतर। विभवांतर नापने के लिए कम से कम एक घटक और होना जरूरी है, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा, और वो रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है VR, जिससे हम ओम के नियम का RV, जिससे हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, इसको बोलते हैं RV, रेजिस्टेंस वेरिएबल, जिसके मान को हम बदल सकते हैं। अब लागू होगा ओम का नियम। तो दोबारा देखो, किसी बंद वैद्युतिक कौन से परिपथ में, DC परिपथ में प्रतिरोध के सिरे ये रहे, इन पर उत्पन्न कोण विभवांतर
किसके समानुपाती, इस प्रतिरोध में से जाने वाली धारा के साथ किस प्रकार संबंधित है, समानुपात से संबंधित है। तो ये था ओम का नियम। ओम ने कहा था कि V समानुपाती क्या होता है, भी I होता है। V बराबर, इस चिन्ह को हटाकर जब बराबर का निशान लगाएंगे तो I तो पढ़ा ही था, कौन आएगा, नियतांक। तो नियतांक के रूप में क्या आया भी R, तो V बराबर हो गया I इंटू R। बस इतना सा ओम का नियम है। लगता है इतना सा, आगे बहुत कुछ है इसमें, वो भी देखना बाकी है। तो समझ में आ गया ओम का नियम, सभी को आ ही गया होगा, बहुत ही आसान भी है। एक त्रिभुज बनता है भी, वो भी बना ही लो, जिसको ओम त्रिभुज बोलते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करना है आपने, और इसमें वो 3 आंकड़े लिखने हैं जो ओम के नियम में है। एक है V, एक है इसके अंदर I, और एक आंकड़ा है इसके अंदर R। तो VIR ये ओम का नियम है। अब इस नियम का प्रयोग, इस त्रिभुज का प्रयोग क्या करते हैं, तो 3 आंकड़े हैं, 2 उपस्थित होते हैं, किसी एक का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला किस प्रकार बनता है, तो बहुत ही आसान से, अगर आपको V ज्ञात करना है तो उस पर हाथ रख लो, फॉर्मूला तैयार है I इंटू R। यदि आपको I ज्ञात करना है उसको छुपा लो, I बराबर V बटा में R। यदि आपको R ज्ञात करना है तो उसको छुपा लो V बटा में I। तो ये त्रिभुज बताएगा कि किस प्रकार आप फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हो। बाकी ज्यादा फॉर्मूले ही नहीं, 3 ही तो है, आपको याद हो ही जाएंगे। तो ये था किसका नियम, भी ओम का नियम। अब ओम के नियम को और अच्छी तरह से समझने से पहले आपके दिमाग में एक चीज है, उसको दूर करना जरूरी है, ठीक है ना। बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, बहुत से क्या, लगभग 99% बच्चों के ये प्रश्न होते हैं कि जी V समानुपाती I होता है कि I समानुपाती V होता है कि नहीं है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, कौन किसके समानुपात में है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। समझाई भी गई होगी तो शायद आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी। मैं भी कोशिश ही करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा और आपके पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन मेरे प्रयास जो होंगे वो मैं पूरे देने के प्रयास करूंगा भी। उन्हीं प्रयासों से आप लोग समझ पाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 2 चीजें दोनों ही आपकी किताब में है। कई किताबों में लिखा हुआ है V समानुपाती I होता है, कई किताबों में लिखा है I समानुपाती क्या होता है, भी V होता है। कौन सा सही माने, ऑप्शन A सही माने जी, आगे पेपर में तो ऑप्शन B सही माने, C भी है, D भी है। चलो C है D गलत है, 50-50 किया, ये 2 बच गए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बचे हुए 2 ऑप्शनों में से V समानुपाती I सही होगा, I समानुपाती V। तो लोग भी 2-3 तरह के होते हैं। एक है जो वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, भी उन्होंने ज्यादा थ्योरी का अध्ययन नहीं किया, वो कहेंगे जी A सही है। एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया है, वो कहेंगे जी I समानुपाती V होता है। कुछ मेरे जैसे हैं तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, वो कहेगा जी दोनों ही सही है। अब आप लोगों की सोच किस पर निर्भर करती है, आप लोग कहाँ जाते हो, कहाँ क्या आपने देखा, क्या आपने पढ़ा, तो आपके दिमाग में वही छप जाता है भी, ठीक है। एक छोटा बच्चा जिस तरह के माहौल में रहता है, सेम उसी तरह का व्यवहार वो करने लगता है। आज हम भारत में रह रहे हैं, हमारे राजस्थान, भारत में भी राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान में भी आप आसपास के क्षेत्रों में यदि देखोगे तो कोई छोटा बच्चा यदि आपके घर में है और घर में सारे बागड़ी बोल रहे हैं, राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं, तो वो भी उसी भाषा में बात करने लग जाता है। अब अपने बड़े हो गए, अपने को आज तक अंग्रेजी बोलने ढंग से नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे घर में किसी ने, बाप दादाओं ने कभी अंग्रेजी जिंदगी में बोल के नहीं देखी। अब अंग्रेज का बच्चा छोटा सा है तो ही वो अंग्रेजी बोलता है, बड़ा सुना लगा बोलता अंग्रेजी, अरे और तो अंग्रेजी बोलो तो सोई, अरे इतो सो को नहीं बिना शुरू में माँ बाप दादा परदादा सारे अंग्रेजी बोलता आ रहे थे, बिना अंग्रेजी आवा है बने कहते बागड़ी बोल के दिखा देना, म्यू को नहीं बोल लीजिए, वही बात है। तो कहने का मतलब है आपने जिस चीज को सबसे पहले देखा, आपके दिमाग में वही छवि जो है वो छप जाती है। बजाय समझने के आप लोग आते हो बहस पर। किस पे आते हो, बहस पर, और बहस का कोई अंत नहीं होता। आज शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ जाए और उस बहस का जो है अंत हो जाए कि V समानुपाती I होता है, I समानुपाती V। तो ध्यान से देखना, 2 छोटे छोटे उदाहरण से देके मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहली बात तो क्लियर कर लेते हैं कि इनमें से A सही होगा या B, तो भाई दोनों ही सही होंगे। V समानुपाती I भी लिख सकते हो, I समानुपाती B भी लिख सकते हो। किसी का कान पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लो, पकड़ा कहां नहीं जाना है, राजस्थानी में कहावत है, ठीक है ना। वो टुनकुलो सो मारे कर है। तो अब क्या सही है क्या नहीं है वो मैंने बता दिया पहले ही कि V समानुपाती I भी सही है, I समानुपाती V भी सही है, गलत नहीं है। अब इसको कैसे व्याख्यान करें कि V समानुपाती I कब लिखें और I समानुपाती V कब लिखें, तो इसके लिए ज्यादा नहीं, केवल 2 ही बातें मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखना भाई, एक बार फिर से मैं वो ओम के नियम का डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहां पे हमने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और ये इस बार हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। डायग्राम एक जैसे ही चलें तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। ये हमारा RV हो गया, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ हम आगे बढ़े, यहाँ हमने एक सोर्स ले लिया। इस बार सोर्स को थोड़ा और अलग तरीके से बनाते हैं। ये हमारा एक डीसी सोर्स है, भी कोई भी सोर्स हो सकता है, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, कुछ भी हो सकता है अभी ये, ठीक है ना। तो एक डीसी सोर्स लिया हमने और इस प्रकार से जोड़ दिया। अब हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे, V समानुपाती I समानुपाती V देखेंगे। अब आप लिखते हो, मान लेते हैं V समानुपाती I, मान लेते हैं एक बारी V समानुपाती I। ये कब लिखा जाता है, ठीक है ना। ये है क्या, ये लिखा है कि V ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपात में किसके, I के। तो तथ्य क्या है, बात क्या है, ये कब लिखेंगे। बातें दो हैं। पहली बात देख लो कि V समानुपाती I तब लिखा जाता है जब आप धारा को डायरेक्ट कंट्रोल करते हो। इस परिपथ में से क्या गुजर रही है, अभी इस परिपथ में से जा रही है आपकी करंट, इस परिपथ में से क्या जा रही है, करंट जा रही है, ये जा रही करंट, ठीक है। इस परिपथ में से गुजरने वाली यदि धारा को आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हो, सीधे धारा कंट्रोल हो रही है, कैसे भी करो, प्रतिरोध लगाकर करो, प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ाकर। यदि आप देख रहे हो कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा के मान में क्या आ रही है, कमी, और प्रतिरोध का मान घटाने पर धारा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि कंट्रोल आप किसको कर रहे हो, अभी मैंने वोल्टेज का जिक्र नहीं किया, आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, धारा को। जब आप परिपथ में धारा को कंट्रोल करते हो, जब परिपथ में धारा को कंट्रोल करते हो, तो फिर इसके साथ साथ बदलती है कौन, बदलता है कौन, सॉरी, विभवांतर। दोबारा देख लो, आराम से समझो कि जब किसी परिपथ में ओम का नियम आप सत्यापित कर रहे हो और आप परिपथ में कंट्रोलिंग कर रहे हो, किसकी, विभवांतर की नहीं कर रहे, कंट्रोलिंग किसकी कर रहे हो, धारा की कर रहे हो। और अब देखने पे पाया गया कि विभवांतर भी साथ साथ बदल रहा है। धारा की कंट्रोलिंग करके विभवांतर में परिवर्तन आए तो लिखते हैं V समानुपाती I। समझ में आई बात। आप परिपथ में प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है ना, ITI में हो, कहीं भी एक एग्जामिनर है, प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे हो, आपको कहा गया आप कंट्रोल करके दिखाओ धारा को, तो आपने रेजिस्टेंस वैल्यू को कम ज्यादा करके धारा को कंट्रोल किया, उसके साथ साथ फिर वोल्टमीटर देखा तो विभवांतर भी अपना मान कम या ज्यादा कर रहा था। तो एक छोटी सी बात है कि जब आप परिपथ में धारा को कंट्रोल करते हो, धारा को कंट्रोल करते हो, तब आप लिख सकते हो V समानुपाती I। कोई दिक्कत यहां पे। अब नेक्स्ट, यदि आप परिपथ में वोल्टेज कंट्रोल करते हो, यदि आप परिपथ में, अब की बारी धारा नहीं देख रहे भाई, अब की बारी आप लोग धारा नहीं देख रहे, धारा कंट्रोल नहीं कर रहे, इस बार आप लोग कंट्रोल क्या कर रहे हो, भी वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो। इस बार यदि आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, तब देखते हैं क्या होगा भी। अब हम वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, हमने वोल्टेज के मान को बढ़ाना है, वोल्टेज के मान को बढ़ाना है या वोल्टेज के मान को घटाना है, इस विभवांतर के मान को घटाना है, विभवांतर के मान को बढ़ाना है। इसके लिए हम प्रतिरोध में भी परिवर्तन करेंगे, भी प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे। प्रतिरोध को बदलकर यदि हम वोल्टेज परिवर्तन करें, धारा को भी नहीं देख रहे हैं, वोल्टेज को देख रहे हैं, वोल्टेज परिवर्तन के आधार पर यदि प्रैक्टिकल किया जाए तो इससे जो परिणाम निकलेंगे उसे आप लिखोगे V कंट्रोलिंग वोल्टेज है आपकी। और इसके साथ साथ बदल कौन रहा है, धारा बदल रही है। बदल हम डायरेक्टली सीधे रूप से हम वोल्टेज परिवर्तित करके धारा को बदल रहे हैं, लेकिन वोल्टेज में परिवर्तन हमारा मुख्य आधार है, धारा इसके साथ बदल रही है। अब हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज बदल देने से धारा भी बदलती है, तो कह सकते हैं हम कि धारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, क्योंकि यहां पर V को डायरेक्टली चेंज किया तो I भी चेंज हो गई, तो I समानुपाती V। यहां पर I को डायरेक्टली चेंज किया तो V भी अपने आप चेंज होगी, तो V समानुपाती I। पहला तथ्य है। V समानुपाती I भी लिख सकते हैं, I समानुपाती V भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कंट्रोल डायरेक्ट किसे कर रहे हो। यदि आप डायरेक्ट वोल्टेज कंट्रोल करते हो, सीधे वोल्टेज कंट्रोलिंग पर ध्यान देते हो, धारा को इग्नोर करते हो, बाद में देखते हो धारा को, तो क्या आएगा, वोल्टेज कंट्रोल करते हो तो I समानुपाती V आएगा। यदि आप धारा कंट्रोल करते हो तो V समानुपाती I आएगा। आप लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ये था पहला तथ्य। अगर इससे समझ में नहीं आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की, ठीक है ना। दूसरे तथ्य में वही दो चीजें, V समानुपाती I या I समानुपाती V। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम है। अब दोनों सेम कैसे हैं, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, जो नियतांक है कांस्टेंट है, ठीक है ना, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसके निशान बदल जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा।
चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करके बताता हूं, इसको जब सॉल्व करेंगे v समानुपाती i को, ये निशान हटाएंगे तो v तो पड़ा रहेगा, इस निशान की जगह निशान किसका आएगा, v बराबर का आएगा। ठीक है, कौन पड़ा था, i, तो v बराबर i। नियतांक आता है कि नहीं आता, ठीक है, नियतांक कौन आया, अभी नियतांक आया हमारा r, तो v बराबर क्या बन गया फॉर्मूला आपका, i इंटू r, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां आ जाते हैं, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, अब हमें i की वैल्यू वहां, v की वैल्यू यहां, i की वैल्यू, तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये निशान हमें हटाना पड़ेगा, ये निशान हटाया, निशान किसका आ गया, बराबर का, तो i बराबर v यहां पे पड़ा ही था, v यहां पे पड़ा ही था। कांस्टेंट ओम के नियम में आ रही है, नियतांक है, नियतांक के निशान बदल जाएंगे, नियतांक के चिन्ह बदल जाएंगे। नियतांक यदि पहले पॉजिटिव में था तो अब नेगेटिव में आ जाएगा, पहले गुणा में था तो अब भाग में आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, तो i बराबर हो जाएगा v बटा में r, i बराबर क्या हो गया, v बटा में r। ये r पहले के समीकरण में गुणा में आया, गुणा का उल्टा क्या, हर चीज उल्टी हो जाएगी, नियतांक उल्टा, मान नहीं बदलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड आयाम चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ निशान बदल जाएंगे, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से देखो, v ज्ञात करनी है आपने, i मान लेते हैं आपकी 1 एम्पेयर की जा रही है, इनटू प्रतिरोध आपका 5 ओम का था, तो v बराबर कितना आया अभी, तो v बराबर आ गया आपका 5 वोल्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सेम वो आंकड़े यही लेने हैं, I ज्ञात करनी है, V हमें पता है कितनी है 5 वोल्ट, नियतांक हमेशा नियत रहेगा, पहले गुणा में था, अब की बारी भाग में आ गया, 5 से 5 कट गया, हमारी I कितनी बची, 1 एम्पेयर। क्या वैल्यू चेंज हुई क्या, चाहे v समानुपाती i ले लो, चाहे i समानुपाती v ले लो, सिर्फ कांस्टेंट, इतना याद रखना, सिर्फ नियतांक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नियतांक की डायरेक्शन चेंज होती है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव में पहले आ रहा था तो अब कांस्टेंट नेगेटिव में आ जाएगा, यदि कांस्टेंट गुणा में आ रहा था तो अब कांस्टेंट भाग में, ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप v समानुपाती i लिखो, चाहे i समानुपाती v लिखो, बात एक ही है। अब इसी फॉर्मूले से यदि आप v का मान ज्ञात करो तो v बराबर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला इतना सा, इसको निकाल लेते हैं अलग, ये रहा ये फॉर्मूला है, इसको उठा लेते हैं, इधर ले आते हैं भी इसको, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से यदि आप v का मान ज्ञात करो, इसी फॉर्मूले से हमें किसका मान ज्ञात करना है, v का मान यदि आपने ज्ञात करना है तो v बराबर क्या हो जाएगा अभी, तो v बराबर i इंटू r, v बराबर i इंटू r, v समानुपाती i से भी आ रहा था, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और i समानुपाती v से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है, कोई दिक्कत, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है, एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। पहली बार में मैंने ये बताया कि आप डायरेक्ट कंट्रोल किसको कर रहे हो, यदि आप डायरेक्ट वोल्टेज कंट्रोल करते हो तो आप I समानुपाती V लिखोगे, यदि आप डायरेक्ट कंट्रोल करंट को ही कर रहे हो तब आप V समानुपाती I लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में आपको क्या बताया गया कि चाहे V समानुपाती I लिखो चाहे I समानुपाती V लिखो, आपका जो नियतांक है, आपका जो कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो यदि पॉजिटिव में वैल्यू तो नेगेटिव में, इनटू में है तो वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, उसका मान नहीं बदलेगा, उसकी डायरेक्शन बदलेगी, ठीक है ना। हम 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले हैं, चाहे हम 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चले, चाहे पूर्व की, चाहे कहीं चले कितने हैं 5, बस क्या बदल रही है हमारी डायरेक्शन, तो बस ये डायरेक्शन चेंज होगी जब आप संबंधित आंकड़ों को इधर से उठा के इधर लाते हो, तो हर चीज की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो आगे और भी समझाऊंगा, फिलहाल इतना ही समझा पाऊंगा इसको, यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आगे की वीडियो में और प्रयास करेंगे, अपने ध्यान रखना, अभी रुकूंगा नहीं मैं जब तक ये चीज आपके दिमाग में ना घुसोड़ दूं अच्छी तरह से। तो v समानुपाती I लिखो चाहे I समानुपाती V लिखो, बात क्या है, एक ही है। दो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए, आगे आने वाले टाइम में जब हम विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, जब हम विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे, तब इस चीज को मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब देखेंगे उलट जाना, क्या देखेंगे, उलट जाना। उलट जाना मतलब जहां R था, R का उल्टा क्या हो जाना, G अर्थात चालकता हो जाना। अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि आगे क्या क्या होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम और नियमों की चर्चा करेंगे, इनसे जुड़े हुए सवाल भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।